चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज खत्म ही होने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म है। तो दो टॉपिक ही, छोटा मोटा दो टॉपिक ही रह गया था इसके, पर्चुरेशन, इसको हम लोग चाइल्ड डिलीवरी बोलते हैं, और लैक्टेशन। These are the two topics which are left. These are the two topics which are left. Okay. चलो, ये दो टॉपिक्स लेफ्ट आउट टॉपिक्स है। ऑलराइट, इसी को आज हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद चैप्टर तो आई थिंक पहला मीटिंग में खत्म हो जाएगा 10 15 20 मिनट में। उसके बाद वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ विल डू नेक्स्ट। ओके, चलो चलो, तो पर्चुरेशन, पहले पर्चुरेशन की बात करते फिर लैक्टेशन की बात करते। पर्चुरेशन का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था अबाउट जेस्टेशन पीरियड, राइट? कि थोड़ा सा लास्ट क्लास का भी चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे जेस्टेशन पीरियड मैंने बोला था कि ये प्रेगनेंसी वाला जो पीरियड है उसी को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी। एक सेकेंड, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी जो कितना होता है 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज। 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज, ये डे है ये मंथ है। हाँ, 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज, ये ऑलरेडी मैंने बताया। व्हाट डू मीन बाय पर्चुरेशन? कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम में, जिसके कारण बच्चा निकल गया, चाइल्ड डिलीवरी, उसको हम लोग पर्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक बातें लास्ट क्लास में भी बताया है, वो वीडियो मिल जाएगा, उसमें भी आप लोग देख सकते हो। बट अदरवाइज मैं फिर भी लिखा देता बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यू कैन से दैट विगरस कॉन्ट्रैक्शन अब क्यों होता है, कैसे होता है, वो आज डिस्कस होगा। लेकिन पर्चुरेशन, व्हाट इज पर्चुरेशन, ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन of uterus at the end of pregnancy causes expulsion, या फिर you can say delivery, expulsion, you can say delivery of the fetus, and इसी को हम लोग क्या कहते हैं, this is known as पर्चुरेशन, this is known as पर्चुरेशन। ओके, चाइल्ड बर्थ के इवेंट। अब बच्चों होता कैसे, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। क्या बोला मैंने, ये एक पर्चुरेशन जो है एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। व्हाट डू मीन बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म? न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम का कुछ लेना देना होगा उस, क्या होता है बताऊंगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको, बता रहा हूं। दूसरा है एंडोक्राइन, मतलब हार्मोन का कुछ लेना देना है। कैसे ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म पहले समझो, उसके बाद मैं लिखा दूंगा, तुम लोग बढ़िया से नोट्स में भी पढ़ोगे तो तुमको याद आता रहेगा लेक्चर में क्या। पहले अभी मेरा बात ध्यान से सुनो। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होता है, जब एक फीटस 9 महीने का हो जाता है, फुल ग्रोन फीटस जिसको हम लोग कहते हैं, फुल ग्रोन फीटस, वो उसका जो वो फीटस और जो उसके साथ जो एसोसिएटेड प्लेसेंटा था, ये सिग्नल भेजता है ब्रेन को। ठीक है, तो हो गया ना न्यूरल मैकेनिज्म। 2 महीने का फीटस जो है वो सिग्नल नहीं भेज पाता, पूरा फुल ग्रोन फीटस ही वो सिग्नल भेजता है। ओके, फुल ग्रोन फीटस ही वो सिग्नल भेजता है। उसके कारण क्या होता है, फुल ग्रोन फीटस ही जब सिग्नल भेजता है, उसके कारण क्या होगा, एक रिफ्लेक्स पैदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मैं बता दो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कैसे हो रहा है। देखो नाम में है, फीटल मतलब बच्चा, इजेक्शन मतलब इजेक्ट, निकाल देना। ठीक है, अब जब ब्रेन में ये सिग्नल पहुंचता है तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन में ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमिक ग्लैंड्स है, तो वो लोग क्या करेगा, वहां पे एक हार्मोन मौजूद होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो दो काम करता है, बाद में जाकर के वो मिल्क इजेक्शन में मदद करता है, मिल्क को निकालने में मदद करता है, और यहाँ पे फीटस को निकालने में मदद करता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान ऑक्सीटोसिन जो है वो फीटस को, बच्चे को निकालने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, वो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, वो ऑक्सीटोसिन अब
जब देखो फुल ग्रोन फीटस सिग्नल भेजा ब्रेन को, ब्रेन में ग्लैंड जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, अब ऑक्सीटोसिन पहुंच गया, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन विल डू विगरस कॉन्ट्रैक्शंस, जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट कराएगा यूट्रस के मायोमेट्रियम वाले लेयर को, स्मूथ मसल वाला जो लेयर है, तो यूट्रस में बार बार कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उससे और ऑक्सीटोसिन निकल जाएगा, फिर और कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा ना कि इधर जैसे मैंने बोला ना बच्चे के मुंह में अगर कॉइन फंसा देता है माँ बाप, ऐसे इधर में कॉन्ट्रैक्ट करके इस चीज को निकालता है ना, वैसे ही यूट्रस का मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेबी निकल के आ जाएगा बर्थ कैनल के थ्रू, सर्विक्स और वेजाइना से। ठीक है, दोबारा बता दो, जिसने नहीं सुना फिर से सुनो, फिर मैं लिखा भी रहा हूं तब तो और क्लियर होगा, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू अ सेकंड टाइम। फुल ग्रोन फीटस जो है वो सिग्नल भेजता है along with the placenta to the brain कि मैं फुल ग्रोन हो चुका हूं। जब फुल ग्रोन फीटस जो सिग्नल मिल जाएगा जब ब्रेन को, अच्छा फुल ग्रोन हो गया है, तो ब्रेन में वो हार्मोन का रिलीज होगा, क्या क्या हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन पहुंचेगा, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जोर जोर से कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और जब ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तो इससे क्या होगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, बेबी निकल के आ जाएगा। आजकल तो हम लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी बाहर से दे देते हैं उस महिला को कि ताकि अच्छा से कॉन्ट्रैक्शन हो। किसी किसी औरत में अगर कम कॉन्ट्रैक्शन दिखे या फिर हमें लगे कि और इजी हो चाइल्ड बर्थ, तो उसके लिए तो वी गिव आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन एज वेल, मतलब बाहर से थ्रू अ सिरिंज, ताकि और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और बेबी निकल के आ जाए। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पर्चुरेशन। और ये जो निकल के आने रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। सब लिखा रहा हूं एक एक करके, हर एक पॉइंट तुम्हारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ भी सवाल पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पर्चुरेशन अगर बोला तो तुमको ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो अभी मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आया तो। कभी कभार 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज पर्चुरेशन, तो जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो लिखना पड़ेगा। कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है, तो जो अभी मैं लिखाने वाला वो लिखना पड़ेगा। कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, ऑक्सीटोसिन लिखना पड़ेगा। अलग अलग टाइप का लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, सारा क्वेश्चंस अभी तुमको जवाब मिल जाएगा। जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, मुंह जबानी बोल चुका हूं, अभी मैं लिखाने जा रहा हूं, तो प्लीज कॉपी और पेन निकाल लो और लिखो। ओके, ऐसा लिखो, पर्चुरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स, पर्चुरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो, मतलब नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, ब्रेन इन्वॉल्व है, न्यूरो एंडोक्राइन मतलब कुछ ना कुछ हार्मोन इन्वॉल्व है, कौन है, ऑक्सीटोसिन, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, क्या होता है, लिखो, द सिग्नल्स फॉर पर्चुरेशन, कहां से, द सिग्नल्स फॉर पर्चुरेशन की बेबी को डिलीवरी करना है, द सिग्नल फॉर पर्चुरेशन ओरिजिनेट, कहां से शुरू होता है उसका ओरिजिनेट, फ्रॉम द फुल्ली ग्रोन फीटस, फुल्ली डेवलप या ग्रोन फीटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूस, क्या इंड्यूस करता है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा थोड़ा माइल्ड होगा, ठीक ठाक होगा, उसके बाद विगरस होगा, मतलब बहुत जोर से। पहले जब सिग्नल बोला तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, हल्का फुल्का। तो फ्रॉम द फुल्ली ग्रोन फीटस एंड प्लेसेंटा व्हिच इंड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, और इसी को हम लोग कहते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स। ये याद रखना, तुम्हारे बोर्ड्स में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, फीटल इजेक्शन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पर्चुरेशन का सिग्नल फीटस से जाता है, फुल ग्रोन फीटस से और प्लेसेंटा से जाता है, जिसके कारण माइल्डर कॉन्ट्रैक्शन होता है। माइल्डर कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन निकल के आएगा, ऑक्सीटोसिन निकल के आके स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, दिस ट्रिगर्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से क्या होगा, दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ oxytocin from the मैटरनल, ब्रेन का जो ग्लैंड जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, तो मैटरनल पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में और भी बताया था मैंने, एफएससी एलएस के टाइम में भी इसका नाम जरूर लिया था। फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन में मौजूद है, ऑक्सीटोसिन निकल गया, अब ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल पे एक्ट करेगा और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ओके,
So next point, oxytocin acts on the uterine muscle and क्या करता है, and causes stronger, समझ लो पहले माइल्ड था अभी स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, और इससे क्या होगा, और ऑक्सीटोसिन निकल के आएगा, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। समझ में आ रहा है? ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा यूट्राइन मसल में, कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा, उसके कारण और ऑक्सीटोसिन निकल के आएगा, और ऑक्सीटोसिन निकल के आएगा, ठीक है। और इस ऑक्सीटोसिन के कारण ही आगे जाके जब स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो धीरे धीरे बच्चा एक्सपेल हो जाएगा। सो फाइनली, ऐसा लिखो, फाइनली इट लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, और ताकतवर कॉन्ट्रैक्शंस होगा क्योंकि ऑक्सीटोसिन बहुत निकल चुका है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, और जिससे क्या हो जाता है, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पर्चुरेशन, ठीक है। चाइल्ड बर्थ हो चुका है, चाइल्ड बर्थ हो चुका है, ठीक है। चलो, तो ये था पर्चुरेशन, समझ में आया पर्चुरेशन। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा, अब बच्चा पैदा हो गया है, बच्चा पैदा होने के बाद लास्टली क्या होगा, वी विल टॉक अबाउट, लास्टली व्हाट विल टॉक अबाउट, विल टॉक अबाउट लैक्टेशन। माँ क्या करती है, 2 से 4 साल तक बच्चे को दूध पिलाती है। माँ क्या करती है, 2 to 4 years, लैक्टेशन, हेडिंग डाल लो लैक्टेशन। लैक्टेशन, ठीक है। अब मेमोरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन हो चुका है, इट हैज गॉट द मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड एवरीथिंग। अब मिल्क प्रोड्यूस करना भी शुरू कर देगा, बच्चा होने के बाद मिल्क प्रोड्यूस होना भी शुरू हो जाएगा, और वो बच्चे को पिलाया जाएगा, वो मिल्क पिलाया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि बच्चे को देखो एक्सक्लूसिवली, एक बात ध्यान रखना, पैदा होने से आजकल पता नहीं क्यों लोग ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं। आजकल मतलब क्या है ना कि वर्किंग मदर्स होने के कारण क्या हो गया है कि मतलब माँ लोग को भी जल्दी जल्दी जॉब में जाना पड़ता है, ठीक है। एक्चुअली बाहर के कंट्रीज में तुम्हारा बहुत कंपनीज भी है जो क्या करते हैं ना, मैटरनिटी लीव में भी फीमेल को पूरा का पूरा सैलरी देता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में भी और कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज भी है जो क्या करते हैं ना कि माँ को पैसा नहीं देता, तो अगर माँ को मैटरनिटी लीव के लिए भी पैसा नहीं मिलेगा तो आगे जाकर के प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए वो क्या करती है, वो चाहती है कि जल्द से जल्द फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा मतलब, तो वो जल्द से जल्द जाके वापस से जॉब को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना, मदर्स फूड, जो मदर का जो मिल्क है उसको जल्दी से जल्दी किसी दूसरे फूड के साथ आई मीन सप्लीमेंट किया जाता है बहुत जल्दी, एटलीस्ट। और एक प्रथा भी है कुछ अन्नप्राशन बोल के ना, वो जो 6-7 महीने के बच्चे का करता है। देखो 6 महीने बाद अन्नप्राशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पहले करने से प्रॉब्लम है कि 6 मंथ्स तक एटलीस्ट एक्सक्लूसिवली मदर्स मिल्क ही होना चाहिए, कुछ दूसरा चीज खाने ने देना नहीं चाहिए उस बच्चे को। देते हैं लोग, कोई गाय का दूध दे देता है, कोई कुछ और दे देता है, बट इट इज नॉट करेक्ट, देना नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज मदर का जो मिल्क है ना, और वो उस समय के लिए सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव फूड है, वही चाइल्ड को डेवलपमेंट में काफी ज्यादा मदद करेगा। दूसरा मिल्क जो सब्स्टिट्यूट करोगे काऊ के मिल्क से या किसी और जानवर के मिल्क से, इट इज नॉट इक्विवेलेंट फॉर द बेबी। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हम लोग पी सकते हैं, हम लोग बड़े हो चुके हैं, हम लोग के लिए ठीक ठाक, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड डाइट, इट्स अ गुड डाइट, बट फॉर द चाइल्ड जो अभी अभी पैदा हुआ है ना, उसको दूसरा खाना पटक से देना नहीं चाहिए। बहुत लोग देते हैं वैसे, बट इट इज एक्चुअली 6 मंथ तक तो नहीं देना चाहिए। 6 मंथ तक मदर्स माँ का मिल्क ही होना चाहिए। और इनिशियल डेज ऑफ जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो तुम्हारा वो माँ का मिल्क होता है ना, इट इज लिटिल बिट येलोइश टाइप भी दिखता है, उस इंपॉर्टेंट है बच्चे को देना। कोलेस्ट्रम प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ठीक है, उसमें आईजीए एंटीबॉडीज होता है, और उस बच्चे को बहुत बीमारियों से 6 महीने तक वो बच्चे को बचा के रख सकता है वो कोलेस्ट्रम, ठीक है।
तो माँ का दूध पीना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, और स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ प्रेगनेंसी। और इनिशियल डेज वाला तो और ज्यादा जरूरी है, बिकॉज देखो वो बच्चा नया नया, कुदरत ने भी ऐसा बनाया, वो बच्चा नया नया धरती पे आया ना, तो बच्चा अगर नया नया धरती पे आया तो देखो वो अचानक से एक्सपोज हुआ है टू एन एनवायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, टू एन एनवायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मे बी उसके घर में कोई, उसका घर में कोई हो सकता है जो एनवायरमेंट क्लीन नहीं हो, ठीक है, अलग अलग माइक्रोब्स घूम रहा हो उसके एनवायरमेंट में, हमको तो नहीं पता। तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए, और एयर में भी माइक्रोब्स होता है हमको मालूम है, और तुम्हारा खाने में भी माइक्रोब्स हो सकता है, तो अलग अलग तरीके से माइक्रोब्स जो है उस बच्चे को अटैक कर सकता है। तो उस बच्चे को अटैक से बचाने के लिए कुदरत ने ऐसा बनाया है कि जो पहले इनिशियल डेज जो होता है, ऐसा कभी नहीं होता रोहन, ये उल्टा पल्टा मत सोचो, कुछ भी मतलब ऐसा कभी होता है, बच्चा पैदा हुआ तो हो गए इलेक्ट्रिशियन, क्या कुछ भी बोलते हैं, कहाँ देखा है, कहाँ सुना है? अरे अनमेरिड है तो बात अलग है, अगर वो बच्चा अनाथ है, माँ पैदा करके मर गई तो बात अलग। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कोलोस्ट्रम जो है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलो लिख। प्रोलैक्टिन हार्मोन बनेगा ही उस औरत में, प्रोलैक्टिन हार्मोन बनेगा ही तो सिक्रीशन होगा ही। चलो लैक्टेशन लिखो। द मेमरी ग्लैंड, व्हाट इज लैक्टेशन? फर्स्टली, द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन। किस प्रकार का डिफरेंशिएशन, कैसे अलग हो गया, अब वो मिल्क बनाने लग गया। अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, कब? जब प्रेगनेंसी का एंड होगा। स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टेशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? लैक्टेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन। अरे कॉल कहां से आ गया? हाँ ठीक, ओके नेक्स्ट। कोलोस्ट्रम वाला पॉइंट लिखो। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल डेज, क्या कहते हैं उसको? कोलोस्ट्रम। एंड कोलोस्ट्रम के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज रहता है। एंटीबॉडीज के बारे में डिटेल में हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाले चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाला जो चैप्टर है ना बच्चों, वहां पे वी विल टॉक इन डिटेल्स अबाउट दिस एंटीबॉडीज। ओके, फॉर नाउ यू शुड नो कि ये हमारे बॉडी का एक तरह का आर्मी है, जो कि कोई भी दूसरा पैथोजन जो डिजीज को कर सकता है उससे हमें बचाता है। वैक्सीन में भी यही, जो लोग वैक्सीन बनाने का कोशिश कर रहा है कोविड का, वो लोग यही ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग जो मॉडलिटीज है। हम लोग उसके बारे में बाद में वैक्सीनेशन भी पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, वहां पे आई विल टेल यू इन डिटेल कि वैक्सीन में एक्चुअली होता क्या है। बट वो लोग भी यही ट्राई कर रहा है, अभी जो ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं उसमें वो लोग क्या चेक कर रहा है कि एक तो देख रहा है कि कितना सेफ है, कि वो वैक्सीन डालने पे कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा, और दूसरा ये देख रहा है कि क्या वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पा रहा है। अगर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पा रहा है तो हम लोग उसको सक्सेसफुल बोल देंगे, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड वाला का रिजल्ट अभी तक आ चुका है, ऑक्सफोर्ड वाला डेफिनेटली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो देयर आर वेरी हायर चांसेस कि कोविड का वैक्सीन आ जाए। एनीवेज उसके बारे में हम लोग जरूर बात डिटेल में बात करेंगे हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे बस ये जान के रखो कि माँ के दूध में कुछ एंटीबॉडीज होता है जो कि उस बच्चे को प्रोटेक्शन दे सकता है। ओके चलो, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, लैक्टेशन में यही टॉपिक था। कोलोस्ट्रम क्या है, एंटीबॉडीज होता है उसमें, ये बात जानना था, और लैक्टेशन क्या होता है वो जानना था। उसके बाद पर्चुरेशन मैंने बता दिया पूरा प्रोसेस, लॉन्ग क्वेश्चन आने से भी वहीं से लिखना है, ठीक है। सो ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वाला, इसके इसके साथ जो नेक्स्ट चैप्टर एसोसिएटेड है वो हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। दैट इज नोन एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप तुम लोगों ने नोट सही से बनाया होगा अपना, और रिवीजन के लिए तो यूट्यूब एनी टाइम अवेलेबल है, राइट। ओके,
जिनको क्या, और जो बेबी को हनी दे देता है, थोड़ा सा देता है ना, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, प्रथा है, परंपरा है, लेकिन हो सके तो अवॉइड करो। बहुत लोग दारू भी पिलाते हैं, मालूम है कि नहीं, कुछ ट्राइब्स में दारू भी दे देते हैं, बट नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये लिखा था, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने के पहले मैं एक बात बता दूं, हम लोग का ये जो सीरीज है, ये जूलॉजी वाला सीरीज है, ठीक है, जिसका टारगेट हम लोग अगस्त तक रखे हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स जो बॉटनी में आता है वो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो लोग कंटिन्यू करना चाहता है बॉटनी के साथ भी, वो लोग कंटिन्यू कर सकता है मेरे साथ। ठीक है, तो उसका टेंशन मतलब लास्ट की तरफ फिर से बताऊंगा, लेकिन मैंने ये कल परसों डिसाइड किया कि आई विल ट्राई टू टीच यू बॉटनी एज वेल। एंड उसके बाद भी जो हम लोग एनालिसिस करेंगे चैप्टर वाइज फिर से, वो भी सीरीज अगर मैं चलाता हूँ अक्टूबर के महीने में, वो थोड़ा दूर का बात है, इसलिए मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली बोर्ड्स के बच्चों को, मतलब बहुत कम है जो बोर्ड्स के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी से, रिसेंट टाइम्स में ज्यादा नीट के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बट स्टिल, क्योंकि तुम लोग काफी जन हो, अगर बहुत जन चाहता है करने को, देन वी कैन मे बी कंटिन्यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं कर पाऊं। ठीक है, बट फिर भी तुम लोगों को बोल के रखा है मैंने, बॉटनी का भी जो चैप्टर है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का बॉटनी पार्ट, फिर तुम्हारा जेनेटिक्स एक्चुअली बॉटनी का टीचर ही पढ़ाता है, हाँ, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ तुम लोग को, जेनेटिक्स में पढ़ा दे रहा हूँ, एक्चुअली जेनेटिक्स बॉटनी का टीचर पढ़ाता है। फिर उसके अलावा स्ट्रेटेजीज वाला जो चैप्टर है उसमें प्लांट ब्रीडिंग वाला चैप्टर, फिर माइक्रोब्स वाला चैप्टर, और इकोलॉजी वाले चैप्टर्स, ये चैप्टर्स जो ये बॉटनी में आते हैं। आई विल टीच यू इफ लेटर वी गेट टाइम। फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन द जूलॉजी पोर्शन, एंड बाय ऑगस्ट एंड वी विल डेफिनेटली कंप्लीट द जूलॉजी सिलेबस। ओके, एंड एक बच्ची यहाँ पे सीबीएसई के दी, अरे वो क्या था ना, हम लोग ने वो क्या नाम है, अंशुमन, अरे यार, मैंने जहां पे वो दिखाया था, मेडुला और कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स और ओवेरियन मेडुला, उसको एक बार चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा एनसीईआरटी वाला डायग्राम है वो एक दिन दिखा दूंगा, उसमें कुछ खास है नहीं, वो एनसीईआरटी का डायग्राम ही है, और वही और टीएसओ ओवर, और कुछ कुछ है नहीं उसमें। बट तुम वो वाला लेक्चर दोबारा देखो, उसमें आंसर मिलेगा तुम्हारा, ये तुमने मुझे व्हाट्सएप में भी पूछा। ठीक है, इसका जवाब ऑलरेडी है, इस लेक्चर्स में है, व्हेन आई वाज टीचिंग अबाउट द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नाउ, दिस चैप्टर इज ओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अपलोड भी हो जाएगा, कल का लास्ट क्लास का लेक्चर, आज का लेक्चर, दोनों अपलोड हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट 3 days। okay, and then if you want to revise that chapter you can revise again. Now we will do reproductive health, a new chapter, that is reproductive health. हाँ, कंपेयर टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस कम आते हैं ऑब्वियस में। ठीक है, क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा कम हो सकता है, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, नो डाउट अबाउट इट। ओके, और हमें हर चैप्टर को इंपॉर्टेंट बोल के ही पढ़ना है, लास्ट मोमेंट में हम लोग कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं कि भाई मुझे अगर 70 में 70 चाहिए, तो मैं पहले टारगेट करूँ कि मेरा 40-45 आ जाए, वो सब मैं बाद में बताऊंगा कि 45 से 55 कैसे जंप करना है, 55 से 65 कैसे, और फाइनली 70 तक कैसे पहुंचना है, वो सब बाद में बताऊंगा, अभी के लिए नहीं। बट दिस चैप्टर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी तो सब चैप्टर को ऐसा पढ़ो कि पहली बार पढ़ रहे हो, और सबको इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ो। ओके, सबको पहली बार पढ़ रहे हो और जैसे इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ो। ओके, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन जरूर आता है, और तुम्हारे बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस तो आना तय है। जस्ट गिव मी अ मिनट। कुछ बेसिक बातें स्टार्टिंग में करेंगे हम लोग कि क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ना जरूरी हो गया, क्या इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, और इसके रेस्पेक्ट में क्या क्या एस्पेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो, इंडिया जब आजाद हुआ था ना, उस दौरान इंडिया का पॉपुलेशन क्लोज टू 30-35 करोड़ था।
अभी देखो इंडिया का पॉपुलेशन कितना पहुंच चुका है, इंडिया का पॉपुलेशन इज क्लोज टू 1.3 बिलियन, 130 करोड़। लेकिन हमारा जो पहला प्रधानमंत्री था पंडित नेहरू, ओके, उनका पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म बहुत है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, बट वन थिंग इज फॉर सर्टेन कि उनका जो विजन था देश को लेकर के, और उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बोलूं, ठीक है, और मैं ये डिबेट में भी नहीं जाना चाहता सरदार पटेल वाज बेटर और ही वाज बेटर, बिकॉज सरदार पटेल पास्ट अवे इन द 1950s ओनली। तो हम लोग कंपेयर करने के लिए और लीडर नहीं था उस समय तो लीडर नहीं था हमारे पास कि whether you compare Sardar Patel and Nehru, no, you cannot do that because Sardar Patel died in the early 50s, but Nehru was there. Nehru, फिर से माइक ऑन बीच में कौन कर देता है, मैं म्यूट करता हूँ तो ऑन मत करो। हाँ, so I was saying कि at that time he was quite visionary, he got to know कि इंडिया अब नया कंट्री है, चीज बना है। ये मेरा सुनो, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, कोई डिसएग्री करना चाहता है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म उस आदमी का बहुत हो सकता है, आई नो, सब पॉलिटिकल लीडर का ही, करंट प्राइम मिनिस्टर से लेके पहले प्राइम मिनिस्टर तक, यू कैन पॉलिटिकली क्रिटिसाइज ऑल द लीडर्स, ओके, बट when it comes to vision, then I would say that guy was a great visionary at that time, because उन्होंने आईआईटीज का एस्टैब्लिशमेंट किया, और पता ही आईआईटीज का जो निकल के आता है आईआईटी से, वो उसका वर्ल्ड में क्या वैल्यू होता है उस इंसान का, मतलब वो ग्रेजुएट का। सारे कोचिंग इंडस्ट्री में भी जो बेस्ट एजुकेटर्स है जिसके साथ मैं काम भी करता हूँ, वो लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम आर आईआईटियंस, मोस्ट ऑफ देम, and they are very good at teaching as well because they know the knowledge of the subject is very good। वो लोग बीएससी एमएससी वालों से काफी अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है। बायो में ज्यादा टीचर्स मिलता है बीएससी एमएससी वाला, बहुत कम टीचर तुमको मिलेगा जो मेरे जैसा एमबीबीएस से आके पढ़ाने के तरफ मूव किया हो। आजकल कर रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, इट्स परसेंटेज इज श्योरली लेस देन 1%, बट आईआईटी में आजकल काफी ज्यादा लोग टीचिंग प्रोफेशन के तरफ भी आ रहे हैं। एंड यू नो दैट आईआईटीएंस कितने, अगर तुमने क्लास किया होगा ना कभी कोई आईआईटीएन टीचर से जिनको सच में पढ़ाना आता है, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं खुद भी उनसे पढ़ा हूँ और मेरे कॉलीग्स भी रह चुके कई सारे, दे आर वेरी गुड। एम्स जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है इन द कंट्री, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का भी स्टैब्लिशमेंट उन्होंने ही किया था। आई मीन पंडित नेहरू, ही लेड द फाउंडेशन। इसरो जो अभी मार्स चंद्रयान भेज रहा है, ये भेज रहा है, वो इसका इस्टेब्लिशमेंट, मतलब उस समय के हिसाब से एक नया कंट्री को ही न्यू, पंडित नेहरू न्यू दैट कि अभी एक कंट्री नया नया जन्म लिया, हमको जो अंग्रेजों ने जो लूट लिया, जो हो गया, अब हम लोग को एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन की तरफ मूव करना है, तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन की तरफ मूव करना है तो हमको ये करना पड़ेगा। और नेहरू ने ये चीज भी रियलाइज किया कि इंडिया में एक चीज प्रॉब्लम बन सकता है। क्या चीज प्रॉब्लम बन सकता है? इंडिया का ग्रोइंग पॉपुलेशन, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन, नेहरू को नहीं पता था कि 2020 में कोई टीचर ऐसा बात करेगा स्टूडेंट के साथ और उस समय भारत का आबादी जो होगा वो 130 करोड़ से ज्यादा होगा, उसको वो बात नहीं पता था, मतलब कि ऐसा उन्होंने शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ने वाला है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ने वाला है। इसलिए इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, यू कैन से द वेरी फर्स्ट कंट्री, चाइना से भी पहले इंडिया ने फैमिली प्लानिंग एक्ट लाया था। इंडिया ने फैमिली प्लानिंग एक्ट लाया था कब? 1951 में, याद रखना बच्चों ये चीज, 1951 में, अरे हाँ, 1951 में इंडिया ब्रॉट द फैमिली प्लानिंग एक्ट। क्या कहता है ये पार्लियामेंट में, सदन में पास किया, नेहरू जी बिल लेके आए और वहां पे ये कहा गया कि पूरा प्रचार होगा देश भर में कि अलग अलग स्लोगन्स की तरफ। हाँ, इंडिया एक्चुअली फिर भी इंडिया का पॉपुलेशन क्यों बढ़ा पता है? फैमिली प्लानिंग, हमारे देश में यही प्रॉब्लम है। देखो, प्रधानमंत्री लोग या मिनिस्टर लोग को भी हम लोग हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत हद तक ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज है जो जनरल पब्लिक, जैसे मैं कोविड का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। कोविड जब शुरू हुआ था तो हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन करते हैं, सबको अपने घर में रहो, ठीक है सबको अपने घर में रहो, और वायरस जो है वो, क्योंकि उसको ट्रांसमिशन के लिए कुछ मिलेगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। आज पहला लेक्चर है ना इसका, इसलिए मैं थोड़ा सा तुम लोगों को चैप्टर में थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस टाइम में खत्म हो, उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बट लिसन टू द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर। देखो प्रॉब्लम क्या, तुम बोलोगे सर इंडिया इतना पहला कंट्री था जिसने फैमिली प्लान, फिर भी इतना पॉपुलेशन क्यों है? देखो बहुत सारा रीजन है इसके पीछे।
एक तो है कि मैं कोविड का एग्जांपल दे रहा था कि कोविड में देखो प्राइम मिनिस्टर बोला 21 दिन 28 दिन तक घर में रहो, तब क्या होगा कि ना अगर किसी को ट्रांसमिशन भी है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लोगों ने क्या क्या पता है, पहला लॉकडाउन, अभी जो लॉकडाउन हो रहा है ना, जितना सक्सेसफुल लास्ट लॉकडाउन कुछ हुआ है, स्टार्टिंग का लॉकडाउन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर सेड कि तुम बैल्कनी में आके क्लैप फॉर द हेल्थ केयर वॉलंटियर्स, गुड थिंग ही सेड कि हम अप्रिशिएट करना चाहिए। इटली में भी लोगों ने किया था वैसा। इटली का हालत तब बहुत बुरा था, तब इंडिया का हालत सही था। इंडिया में उतना कोविड का केसेस नहीं था, 5,000 10,000 केस होगा, लेकिन इटली पूरा मरने मरने का हालत था। इटली का इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्ड कर गया, और इटली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से बहुत अच्छा है। तब इटली के लोगों ने बैल्कनी में निकल के उन्होंने ताली उली मारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पुलिस कर्मी को हौसला बढ़ाने के लिए कि आप लोग हमारे लिए लड़ रहे हो, आपके लिए हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, वी आर टोटली इन सपोर्ट विथ यू। ओके, इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर से द सेम थिंग टू डू। अब इंडिया के लोग क्या करने लग गए, वो लोग सारे मशाल लेके बाहर निकल गए, बाहर बर्तन उतल एज इफ कोई शादी चल रहा है। फिर देखा अचानक से स्लोप उड़ गया कोविड का। प्राइम मिनिस्टर बोला अपने घर पे रह के करो, बैल्कनी में निकलो, अपने घर के दरवाजे के बाहर निकलो, ठीक है, अगर क्लैप नहीं करना फ्लैश लाइट जलाओ, टॉर्च जलाओ, दिया जलाओ। बट व्हाट दे डिड, बाहर निकल के लोग, और उनके ही पार्टी के लोग भी निकल रहे। ये तो दिस इज वेरी सैड कि चलो हम लोग मान लेते हो कि मान लो कि आई एम अ वोकल क्रिटिक ऑफ द करंट प्राइम मिनिस्टर, यू गाइस डोंट लाइक द करंट प्राइम मिनिस्टर, बट जो लोग उसके जो उनके साथ एसोसिएटेड लोग हैं वो लोग ही ये काम करने लग गए थे। कोई मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट देयर आर सर्टेन लेजिस्लेटर्स जो उनके पार्टी के ही, वो लोग निकल, वो खुद अपने लीडर का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा करके आप कोविड का ग्राफ देखो, 1 मिलियन प्लस हो गया पर डे, 40,000 केसेस आ रहा है। अभी इंडिया का पीक लेवल आ चुका है। इंडिया जो यूके का पीक आया था 30,000 40,000 केसेस, अभी यूके का पीक घट गया है। यूके में अभी अराउंड तुम बोल सकते हो 600-700 केसेस आ रहा है, मतलब बहुत घट गया। 30,000 था एक समय, अभी इंडिया में वो 30-40,000 वाला स्टेज आ चुका है, ठीक है, और वो घटेगा। अभी सेम चीज विद फैमिली प्लानिंग। पंडित नेहरू ने आकर के बोला कि हम लोगों तक ये मैसेज लेके जाएंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा 2 ही बच्चे पैदा करने, 2 से ज्यादा नहीं पैदा करना। अभी हम लोग नया कंट्री, हम लोग उतना अमीर देश भी नहीं है कि हम लोग अगर बहुत पॉपुलेशन हुआ तो हम लोग सबको खाना वाना खिला पाएंगे, पिला पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है अब भाई। तो इसलिए उन्होंने और भी, और ये प्रकार नेहरू जी ने किया था एक उनके टाइम में। अच्छा एनीवेज, अभी हम फैमिली प्लानिंग पे स्टिक करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये ना, उन्होंने मतलब इसको वो नहीं किया था। अब नया नया लॉ आया ना, तो पूरा मास तक नहीं पहुंचा था, और दूसरा बहुत लोग उसको मान नहीं रहा था, ठीक है, बहुत लोग उसको मान भी नहीं रहा था। और उस समय जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है लाइक कॉन्डम्स एंड एसटीडी, सॉरी एसटीडीज नहीं, कॉन्डम्स, बॉल्स, देन सर्वाइकल कैप्स, और भी जितने जितने ऑरल पिल्स, ये सब भी उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था। और लोग भी उनको पता नहीं क्या सोचते थे कि ये सब यूज करना सही नहीं है, बहुत डर भी लगता था उनको कुछ कुछ बातों का। तो और उनको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन तो उस समय और भी नहीं था, अभी जितना है उस अभी भी नहीं है इंडिया में, लेकिन उस समय तो और भी नहीं था, मतलब और भी हालत खराब था, बहुत ज्यादा खराब हालत, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते इतना खराब। तो लोगों ने या तो नहीं माना, ठीक है, और नेहरू ने ये चीज वो किया, मतलब कि प्रचार किया, कंपलसरी नहीं किया। मतलब उन्होंने लॉ लेके आया, लॉ लेके आके उन्होंने क्या किया, चाइना ने क्या किया था, चाइना ने जब देखा उनमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, तो चाइना ने कुछ लोगों को जेल में डालना भी शुरू किया। वो लोग कम्युनिस्ट कंट्री है, वो लोग का तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑटोक्रेटिक रूल होता है। हम लोग डेमोक्रेसी है ना, हम लोग का अगर देखो अभी प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ भी अगड़म बगड़म करता है, अभी करंट प्राइम मिनिस्टर जिस जिस जो लोगों को गुस्सा दिला दे तो उनको हटा देगा लोग, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, वही बात बोलेगा, हाँ ठीक है 4 साल मजे ले लो, उसके बाद दिखाते हैं। लास्ट प्राइम मिनिस्टर को तो इसलिए हटाया था बिकॉज पीपल आर वेरी एंग्री विद द करप्शन एंड एवरीथिंग। सो ऐसा चीज, मतलब इन डेमोक्रेसी में यही चीज होता है कि उनमें जैसे नेहरू लॉ तो लेके आ गया, वो लोगों को समझा सकता है कि भाई ऐसा ऐसा करना, 2 बच्चे ही पैदा करो, क्योंकि हमारे पास अगर ज्यादा पॉपुलेशन हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हम लोग नहीं जनरेट कर पाएंगे इनफ जॉब्स, नहीं जनरेट कर पाएंगे इनफ खाना, तो लोग भुखमरी में मरेंगे। लेकिन वो ये नहीं कर पाएंगे, नहीं तुमको 2 बच्चे पैदा करना ही होगा, उससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। जो 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं भाई, आपको हाथ जोड़ रहा हूं, मत करो पैदा, लेकिन कर रहा है तो कुछ उखाड़ नहीं सकता वो। एक बार सिर्फ ये चीज रुका था, कब रुका था पता है, जब इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर किया था इंदिरा गांधी ने।
जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी माई बाप है, कोई कुछ नहीं कर सकता, सरकार जो चाहे वो कर सकता है इमरजेंसी में। ना सुप्रीम कोर्ट बीच में आ सकता है, ना ऑपोजिशन पार्टी बीच में आ सकता है, ना कोई जनता का कोई एनजीओ बीच में आ सकता है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी व्हाट शी डिड मास स्टेरिलाइजेशन ऑफ पीपल व्हिच इज स्टिल मतलब अभी भी इंडिया के लोग मतलब उसको एक बहुत बड़ा हॉरर मानते हैं, और हॉरर था भी अलग रीजंस के कारण, लेकिन वो फोर्सफुली स्टेरिलाइजेशन करा रहा। एक्चुअली फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन नहीं कराना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमको लोगों तक पहुंच के उनको समझाना चाहिए कि देखो भाई साहब, आप किसान हो, आप अगर 10 बच्चे पैदा करो, आपका जमीन को कितनों को मतलब कि बांटोगे आप, तो क्या तरीका है। और सवाल आता है कि उनका भी ऑब्वियसली इट्स अ बायोलॉजिकल नीड, द हस्बैंड एंड वाइफ हैज देयर बायोलॉजिकल नीड्स, इसलिए वो लोग इन्वॉल्व होते हैं इंटरकोर्स में। तो वी कैन टेल देम ऑल्टरनेटिव्स कि भाई आप लोग इंटरकोर्स भी एंजॉय कर सकते हो एंड यू कैन नॉट हैव चिल्ड्रन एज वेल। तो यही चीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा हम लोग, ठीक है, इसी चैप्टर में इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत बात कर लिया 5-10 मिनट इधर उधर का। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, ठीक है, मेरे पास 1 minute 45 seconds है, फिर द मीटिंग विल एंड एंड इट विल स्टार्ट अगेन। तब हम लोग ऑफिशियली ये चैप्टर का शुरुआत करेंगे। पहला चीज जो अभी मैंने बोर्ड में लिखा है उसके ऊपर फिलिंग द ब्लैंक्स भी आता है, और नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है कि फैमिली प्लानिंग एक्ट किस साल लागू हुआ था, 1951, 1971, 1981, ऐसा ऑप्शन दे के रखा था, तो 1951, ठीक है। तो मेरे पास 1 मिनट है, कुछ छोटा मोटा चीज अगर पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैंने चैप्टर का शुरुआत भी नहीं किया, तो बहुत चीजें जो तुम्हारे दिमाग में सवाल है, हाँ आएगा इस पे सूरज, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए मुझे मुझे पता था ये सब पूछोगे तुम लोग। ये आ रहा है, अभी आ रहा है, थोड़े टाइम बाद आ रहा है, किस टाइप का है क्या है, थोड़ा रुक जाओ, less than a minute I suppose, yeah. Do you guys join again? Okay, then we'll officially do. हाँ, कुछ काम देखो अंशुमन बेटा, कुछ हर लीडर में कुछ अच्छा क्वालिटी है, कुछ खराब क्वालिटी है, ठीक है। तो देयर आर क्रिटिसिज्म ऑफ दैट गाय एज वेल, बट ही वाज टोटली अ विजनरी ऑफ हिज टाइम, दैट्स व्हाट आई बिलीव, कि उस समय एम्स के बारे में सोचना, आईआईटी के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है, तब कोई कंट्रीज में ऐसा सोच नहीं रहा था लोग, और नया नया कंट्री है, जस्ट जन्म लिया 1947 में, है ना, बहुत नया कंट्री, हम लोग बहुत जवान कंट्री है कंपेयर टू ओल्डर डेमोक्रेसीज लाइक यूएस वगैरह, वो लोग काफी पुराना डेमोक्रेसी है। In genetics, I'll tell you why are you asking this question here. If you have extra questions which are not relevant to the topic, ask me in the inbox. यहाँ पे यही चैप्टर, नहीं तो दूसरे बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं वो नहीं चाहता। ओके रोहन, यू आस्क मी इन द इनबॉक्स, इनबॉक्स में आओ, इनबॉक्स में, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है भाई, मुझे मतलब